वह खून कहो किस मतलब का, उबाल का जिसमें नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, उबाल का जिसमें नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके जो देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके जो देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। उस दिन से ऐसे लोगों ने खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें देना होगा। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें देना होगा। बहुत चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, आजादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे कटे हुए सिर से गुथवाई जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है। ये सिर कटाने के 100 दिन नंगे सर झेला जाता है। अजान हो बाहों ऊंची करके बोले, अजान हो बाहों ऊंची करके बोले, रक्त तुम मुझे देना बदले में मुझसे भारत की आजादी लेना। अजान हो बाहों ऊंची करके बोले, रक्त तुम मुझे देना बदले में मुझसे आजादी लेना। हो गई सभा में उतल पुतल, सीने में दिल न समाते थे। 100 इनकलाब के नारे को सौ दूर सुनाई देते थे। बोले सुभाष वो आगे आए जो अपने आप को भारतीय कहता हो। बोले सुभाष वो आगे आए जो अपने आप को भारतीय कहता हो। बोले सुभाष वो आगे आए जो जिसमें सच्चा हिंदुस्तानी खून बहता हो, जो इस पर हस्ताक्षर करता हो। वो आगे आए मैं कफन बढ़ाता हो जो इस देश की सरकार करता हो। सारी जनता हुंकार उठी हम आते हैं, हम आते हैं। सारी जनता हुंकार उठी हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में हम अपना रक्त बहाते हैं। उस दिन साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे। उस दिन साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे। चाकू छुरी और कतारों से वे अपना रक्त बहाते थे। उस दिन साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे। चाकू छुरी और कतारों से वे अपना रक्त बहाते थे। फिर उस रक्त की साही से में अपनी कलम डुबाते थे। फिर उस रक्त की साही में अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने हस्ताक्षर करते जाते थे। और आजादी के परवाने हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा एक इतिहास नया। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानियों में विश्वास नया। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानियों में विश्वास नया। जिस दिन लिखा भारत के महान रणवीरों ने इतिहास नया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सबसे पहले तो आप सभी को दोस्तों को मेरी तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों 26 जनवरी का दिन देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक गर्व का दिन है। आइए दोस्तों, इस दिन हम अपने कर्तव्यों को याद करें और उन लगभग 1 लाख योद्धाओं को नमन करें, उन सपूतों को नमन करें जिसने इस आजादी में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। दोस्तों गणतंत्र मतलब जनता, गण मीन्स जनता का तंत्र। इसमें जो शासन होगी वो जनता करेगी और जो राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, उनका चुनाव होगा, ना कि वो किसी पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर वो इनडायरेक्ट वे में चुना जाएगा। दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक तो इस वीडियो को पूरा देखना और दोस्तों उन देश के महान क्रांतिकारी के लिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों जय हिंद जरूर लिखना। दोस्तों मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। दोस्तों मैंने आज के दिन आपके लिए छोटा सा प्रयास किया है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो दोस्तों आजादी की जो चिंगारी है वो 1857 से ही शुरू हो गई थी और इसमें मंगल पांडे, झांसी की रानी, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है हमारे देश की आजादी के लिए। यहाँ तक कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया था, लेकिन हमारे देश के पास में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था, कोई ऐसा संविधान नहीं था जिसके अनुसार हमारी जनता के ऊपर या हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति शासन कर सके या देश चला सके। तो दोस्तों जैसे ही 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उस समय भी हमारे देश के ऊपर आजाद जो ब्रिटिश साम्राज्य है उनका ही शासन चलता था। उनके अनुसार ही हम अपने कर्तव्यों का कार्यान्वयन करते थे। तो इसमें जरूरत पड़ी, अंग्रेजों ने बोला कि अगर आप लोग चाह रहे हो कि आपका देश आजाद हो गया है, तो जब तक आप इसमें संविधान नहीं बनाओगे, संविधान लागू नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप को पूर्ण स्वराष्ट्र घोषित नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद ही जैसे 1947 के बाद जो संविधान बना, उसमें लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो मतलब वो 1947 से लेके 1950 के बीच का जो टाइम है, लगभग 3 साल ही बैठेगा। इसमें जब बैठक हुई, इसमें बहुत सारी बैठक हुई, जैसे अधिवेशन हुए। 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, फिर अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया सच्चिदानंद सिन्हा को और स्थायी अध्यक्ष बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसमें तमाम बैठकें हुई है और जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है। और हालांकि जब संविधान बना तो इसमें बहुत देशों का इसमें
बहुत देशों का संविधान पढ़ा गया, कहाँ से संविधान लेना है, कौन सा इसमें ऐड करना है, कौन सा नहीं करना है। और लगभग 3 साल का समय मान के चलेंगे, क्योंकि 1947 में हमारे देश को आजादी मिल गई और 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। तो जो संविधान बन के तैयार हुआ है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। उसके बाद जैसे संविधान तैयार हुआ तो अब उसको लागू करने की बारी आएगी। फिर जब तक वो लागू नहीं होगा तो उसको संविधान बनने का फायदा क्या है। जब संविधान लागू किया जा रहा था तो उस टाइम इतनी प्रॉब्लम आ रही थी कि इनफैक्ट हमारे इंडिया के अंतर्गत इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विविधता है, अलग अलग जाति है, धर्म है, समुदाय है। तो उन सबका समावेश करना, अपने आप में एडजस्टमेंट करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और कागजी स्तर पे उतारना, फिर उसको आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से उसको लागू करना, ये उससे भी बड़ा चैलेंज है। क्योंकि बिकॉज उस टाइम हमारा जो इंडिया था, एक तो आजादी हुए थे क्योंकि हम पहले गुलामों के, जो अंग्रेज थे उनके गुलाम थे हम। तो जब 1947 में देश आजाद हो रहा था तो उस टाइम हमारे देश के पास में इतनी शिक्षा नहीं थी जो वो अच्छे से समझ सके, अपने कर्तव्यों को, मौलिक अधिकार क्या है, ऐसे मौलिक कर्तव्य उनकी पहचान कर सके। उनके पास में इतनी कोई शिक्षा नहीं थी। और जितने भी तमाम, हालांकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें 284 लोगों ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और उसमें से 15 महिलाएं भी थी। तो जैसे बन गया तो जो हमारे क्या बोलना चाहिए, जैसे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप ये सोचो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सब डॉक्टर, उस टाइम भी उन्होंने डॉक्टरेट किया था, पीएचडी किया हुआ होगा, मतलब वो सब फॉरेन में पढ़े हुए हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी आपकी यूएसए, आपका ब्रिटेन, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बहुत जगह एजुकेशन ली है। तो जैसे 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन का समय इसमें लगा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है, लगभग 3 साल। तो 26 जनवरी 1949 को संविधान बन के फाइनली तैयार हो गया और उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम गणतंत्र के रूप में मनाते हैं, जिसमें जो सरकार होगी वो जनता के अधीन होगी। मतलब जनता को उसमें अपने राइट्स है, हर तरीके से वो स्वतंत्र है, चाहे उसके मौलिक कर्तव्य हो, उससे चाहे वो मौलिक अधिकार हो, इसमें जनता का ही इन्वॉल्वमेंट होगा। और जो आपके राष्ट्रपति है या पीएम है या सीएम है, उनका सबका चुनाव होगा। और ये वंशानुक्रम नहीं होगी कि बाप, उसका दादा बनना, फिर बाप बनना, फिर उसका बेटा बनना, वंशानुक्रम नहीं होगी। इनका चुनाव होगा। सबसे बड़ा, और हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य बना हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर मैं संविधान की कुछ विशेषताओं की बात करूँ तो उसमें से ये तो सबको पता होगा कि संविधान में 395 आर्टिकल है। ऑलमोस्ट सबको पता है, या नहीं पता होगा तो चलो लग जाएगा पता। 395 आर्टिकल है और 12 अनुसूचियां है, 22 भाग है और 22 ही लैंग्वेज है। 22 लैंग्वेज का मतलब ये है कि उसमें आपका तमिल भी आ सकती है, इंग्लिश भी आ सकती है, हिंदी भी आ सकती है, और बहुत सारी लैंग्वेज, कन्नड़, कर्नाटक, ये सब, तेलुगु, सब लैंग्वेज मिला के, मतलब अदर स्टेट के अकॉर्डिंग जो उनको सही लगे उसमें मान्यता दी है, जिससे कि उनको समझने में प्रॉब्लम ना आए। एक फैक्ट ये है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सब चीजें आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, आज के दिन हमें उसकी पूजा ही करनी चाहिए। इनफैक्ट जिन्होंने वो बनाया होगा वो कितने मान रहे होंगे, है ना। हम कभी सोच ही नहीं सकते कि उनके अंदर इतना माइंड कहाँ से आया होगा। पूजनीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनके पास में 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का उनको ज्ञान था, और अलग अलग जगह से उन्होंने डिग्री ली है, अलग अलग फॉरेन कंट्री से, यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन। और उसमें से उनके पास में डीएससी डिग्री थी, जो सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है। डीएससी डिग्री, डॉक्टर ऑफ साइंस, ये सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है। तो हम तो अचंभित रह जाते हैं सुन के कि वो भगवान से भी ऊपर कोई चीज होगी उनको उनका इनाम देना चाहिए। हालांकि लोग बाग अब भी उनको किसी विशेष जाति में बांट देते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। कहीं ना कहीं उनकी आत्मा भी कोसती होगी कि हम लोगों ने इतना इस देश को दे दिया है, आने वाली पीढ़ी भी नहीं इतना दे सकती जितना उन्होंने दे दिया है। तो फ्रेंड्स, एक मुझे स्टोरी याद आ रही है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ना स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है, क्लास के बाहर बैठा दिया जाता है पढ़ने के लिए, उनको अंदर और बच्चों के साथ में नहीं बैठाया जाता, और उनको पानी ऊपर से पिलाया जाता है, और उनके नाई होते हैं, उनको बाल काटने से मना कर दिया। उनको अगर कहीं सफर कर रहे हैं तो उनको नीचे उतार देते, तो उसमें से क्यों हटो, हम लोग भी चूत हो जाएंगे। तो वो इतना उन्होंने शोषण झेला है, इतना शोषण तो हर इंसान झेल के जी नहीं सकता। मैं तो ये सोचती हूँ कि वो जिए कैसे है, और जीने के बाद भी उन्होंने इतनी पढ़ाई कैसे कर ली। ये सोचो आप इन चीजों को लेके कि जब उनका इतना शोषण हुआ है कि वो अछूत है, दलित है, ये है वो, और इतना शोषण होने के बाद भी उनके पास 32 डिग्री और 9 भाषाओं को ज्ञान। अगर हम
नॉर्मल उसमें देखे तो हमारे पास में 2 या 3 लैंग्वेज भी नहीं आती सही से, हम सही से ना तो हिंदी बोलते ना सही से इंग्लिश बोले जाते हैं हम लोगों से, तो ना तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते उनसे अपनी। तो उस दिन जब उनको इतना प्रताड़ित किया गया क्लास में, जब उनको पानी ऊपर से फेंक दिया, वो रोते रोते अपने घर पे आए और माँ से बोला कि माँ मेरे साथ में ऐसे ऐसे हो गया, मेरे साथ में इतना भेदभाव क्यों हो रहा है, ये ना हमें पढ़ने दिया जा रहा, हमें बार बैठा दिया जाता है, ना कोई हमारे से बात करता है, ये सब इतना भेदभाव क्यों हो रहा है, हमने क्या बुरा कर दिया है किसी का, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। फिर उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये सब एक किताब में लिखा हुआ है, वो है जो सब जो अपने ऊंची जात के लोगों ने एक किताब बनाई हुई है और उसमें सब ये लिखा हुआ है, और यही हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है, हमें ऐसे चलना होगा, ऐसे मानना होगा उनको। तो उस टाइम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि माँ मुझे जिस दिन मौका मिलेगा ना, मैं उस किताब को ही बदल दूंगा और उसके बदले एक ऐसी किताब लिखूंगा जो सबको स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, भाईचारा का पाठ पढ़ाती हो और जिसकी नजरों में सब मनुष्य समान हो, जिसमें हर इंसान तो छोड़ो, जानवरों की भी इज्जत हो, जानवरों को भी जीने का अधिकार हो। माँ मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा, और ये उन्होंने करके दिखाया है। हम सब लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूट देके, भारत का संविधान देके उन्होंने ये काम करके दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स और भी किस्से हैं। जब ये इनका बेटा मर रहा था तो इनकी पत्नी ने इनके पास फोन किया, उस टाइम ये फॉरेन में थे, कि आप आ जाइए प्लीज, ये बेटा खत्म हो गया। तो उस टाइम भी नहीं आए, वहां से पढ़ ही रहे थे। इन्होंने कहा कि मैं अपने 2 या 3 बच्चों की खातिर, अपने लाखों करोड़ों बच्चों को नहीं मैं मार सकता हूँ, मैं आने वाली पीढ़ियों को मैं नहीं मार सकता हूँ। इनफैक्ट इन्होंने अपने बच्चों की भी कुर्बान दे दी, और इनकी वाइफ भी बीमार हो गई, गरीब भी थी इतनी, तो उस टाइम मर गई, और उनके पास में शरीर पे कपड़ा भी नहीं था उस टाइम जब बच्चे इनके मरे। तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, हर देश के हर युवा को, कि उन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में भी आने के बाद भी फिर भी हमारे देश को ऐसी चीज दे गए जिसको हम ही नहीं, अभी तो हमारी आने वाली कितनी जनरेशन उनसे शिक्षा लेती रहेगी और इस जो भारतीय संविधान है इसका पालन करती रहेगी। तो दोस्तों इससे भी बड़ी विचित्र बात तो तब मुझे लगी जब मैंने ये पढ़ा, ये सुना कि जो भारतीय संविधान है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूट है, उसमें 13 किलो वजन है, 13 किलो। मेरे तो मानो पैर से जमीन खिसक गई कि ये मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया। फिर मैंने चैट जीपीटी पे सर्च करा, छोड़ो, मैंने सोचा चलो यहाँ ये भी गलत होगा, फिर मैंने उसको गूगल पे सर्च करा, भाई साहब 13 kg वेट है जो आपकी भारतीय संविधान की बुक है उसमें। और मेरा ये मानना है कि लोग बाग आज भी उनको किसी विशेष जाति, किसी विशेष धर्म का नेता मान लेते हैं। इनफैक्ट उनको नहीं, अभी तो और भी बहुत सारे नायक हैं जिनको किसी विशेष समाज का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। इनफैक्ट जब उन्होंने नहीं सोचा कि मैं किसी एक जाति के बारे में, उन्होंने सबको समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, सबको शिक्षा का अधिकार दिया है, सबको बोलने। जब उनके साथ में छूत थी और उन्होंने उस चीज से इतना संघर्ष किया है, और उस संघर्ष के बाद भी वो हम लोगों को, एक यूथ को और आने वाली जो जनरेशन है उनको एक इतनी बड़ी किताब दे के चले गई है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी हमेशा ही शिक्षा लेती रहेगी। और इसमें और विचित्र बात यह है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूट है, भारतीय संविधान है, वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इसमें हम समय समय पर ये ना ही तो कठोर है और ना ही लचीला है, मतलब इसमें समय के अकॉर्डिंग चेंज भी किया जा सकता है। अभी तो इतना ही नहीं, इसमें हर नागरिक के मौलिक अधिकार है जो उनको स्वतंत्रता का आभास कराता है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक के, इसमें स्वतंत्रता का, समानता का, शिक्षा का, शैक्षिक संस्थानों का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, ये हमारे सब मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है जो हमें स्वतंत्रता देते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने की। दूसरा मौलिक कर्तव्य, हमारे मौलिक कर्तव्य, हमारे क्या कर्तव्य है अपने देश के प्रति, हमारी जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है उनको बचा के रखना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य है। इनफैक्ट ये सब चीजें इसमें दे रखी है। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल शायद 51 है, उसमें दे रखा है कि जो सरकार है, सरकार जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। तो आप ये देख लीजिए कि संविधान में कितनी विचित्र चीजें दे रखी है, और उन्होंने हमारे बारे में ही नहीं सोचा, अभी तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचा। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, और भी तमाम लोग थे जिन्होंने इस संविधान को तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों आज के दिन ही दोस्तों हम संविधान की एकता, अखंडता और इसकी ताकत, इस पे चलने का हम आह्वान करते हैं, और यही कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, उसको पढ़ो। बिकॉज
बाबा साहेब का फोटो दिखाने से या फिर उनकी तस्वीर लगाने से अच्छा होगा कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चले, जो उन्होंने भारत को धरोहर दी है भारतीय संविधान के रूप में, उसको पढ़े, उसको जाने और अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करें, क्योंकि ये हर भारतीय नागरिक को पढ़ना चाहिए। इसमें हर भारतीय नागरिक के बारे में ही उनके कर्तव्यों को दिया गया है। बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंततः बुराई साबित होगा। संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंततः बुराई साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग बुरे हैं। और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम अपने देश के प्रति सच्ची राष्ट्रभक्ति दिखाए। और सच्ची राष्ट्रभक्ति हम ये नहीं कि 15 अगस्त साल में 2 साल हमने 15 अगस्त मना ली और 26 जनवरी मना ली, हमने अपने देश की राष्ट्र भावना या देशभक्ति की भावना हमारे अंदर आ गई, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। या फिर हमने झंडा लगाने से, झंडा लहराने से हमने अपने देश के कर्तव्य को, जो देश के खातिर जिसने बलिदान दिया है उनको याद कर लिया, ऐसा नहीं होगा। हमें अपने क्या हमारे कर्तव्य है उनके ऊपर भी सोचना होगा। जब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए और मौलिक कर्तव्य दिए, जो हमारे क्या मौलिक कर्तव्य है हमारे, अगर हम उनका सही तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन करें तो शायद ही हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को सच्ची देशभक्ति होगी, सच्ची गणतंत्र दिवस होगा, अगर सच्ची आजादी होगी। बिकॉज अगर हर वकील, अगर हमारे देश का हर वकील अच्छी और सच्ची ईमानदारी से काम करे, हमारे देश का हर डॉक्टर सच्ची ईमानदारी से, और हमारा देश का हर शिक्षक, हमारे देश का हर जज, हमारे देश का हर शिक्षक एक ईमानदारी से शिक्षा दे, अपितु एक हायर फैमिली को नहीं, एक धनवान व्यक्ति को नहीं, एक विद्वान व्यक्ति को नहीं, जो सबसे गरीब, सबसे तलब, सबसे नीचे पायदान का जो व्यक्ति है, वो सबसे लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति, अगर उसकी भी आवाज सुनाई देगी, अगर उसका भी दुख हमें सुनाई देगा, अगर हम उसको भी अच्छी शिक्षा दे देंगे, तो शायद ही हमारे लिए एक सच्ची देशभक्ति होगी, सच्चा राष्ट्र प्रेम होगा। तो दोस्तों, आज के दिन पुनः मैं एक बार आप सभी लोगों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करेंगे और पुनः उन मातृभूमि के मान वीरों को, जिन्होंने इस देश में अपना बलिदान दे दिया, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो राजेंद्र लाड़ी हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, चाहे वो मंगल पांडे हो, मैं उन सबको नमन करती हूँ दोस्तों। और आप सभी को इस 76वें गणतंत्र दिवस की पुनः एक बार फिर सबको बधाई देती हूँ दोस्तों। जब संविधान लागू हो रहा था, बनने जा रहा था, तो उसमें 15 महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, अभी तो उन्होंने उसकी सिग्नेचर भी की है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप महिलाओं को, बच्चों का मान सम्मान करें, उनका आदर भाव करें और महिलाओं को एक अच्छे दृष्टिकोण से देखें दोस्तों। 2 लाइन दोस्तों आपके लिए। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादाना समझ इनको, नादाना समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादाना समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं, मौत से मरने का है खौफ कहाँ। हम परवाने हैं, मौत से मरने का है खौफ कहाँ। ए तलवार तुझे झुकना होगा, ए तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।